तो नेट सेल हो गया हमारा। अब हम समझते हैं कि आखिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझने के लिए हमें पहले दो चीजों को और समझना होगा। पहला है हमारा गुड्स और दूसरा है हमारा स्टॉक। तो सबसे पहले गुड्स को देखते हैं। तो गुड्स क्या होता है इसके बारे में तो हम चैप्टर नंबर 1 से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। जिस भी सामान को हम परचेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल उसको हम गुड्स बोलते हैं। तो स्टार्टिंग से ही आपको गुड्स का मतलब पता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जो भी रॉ मटेरियल परचेस करा जाता है वो हमारा गुड्स कहलाता है, क्योंकि उस रॉ मटेरियल को हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आगे फर्दर सेल ही करने वाले हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल भी हमारा गुड्स हो जाता है। तो गुड्स का मतलब तो समझाने की आपको जरूरत नहीं है, कई बार हम समझ चुके हैं। इट इंक्लूड्स ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल और व्हिच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स फॉर सेल। तो गुड्स का मतलब हो गया वो सभी थिंग्स जिसको परचेज करा जाता है फॉर द पर्पस ऑफ सेल या फिर परचेज करा जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश गुड्स। तो समझ में आ गया। इसको और सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले, ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल। तो गुड्स का मीनिंग क्लियर है। इससे पहले हमने परचेजेस देखा था, सेल्स देखा था। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो उसको हम परचेजेस बोलते हैं, और जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसको हम सेल्स बोलते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आ रही है। एग्जांपल अगर इसके देखें, चेयर्स परचेज्ड बाय फर्नीचर डीलर आर गुड्स फॉर हिम। तो अगर फर्नीचर डीलर चेयर्स परचेज करता है तो वो उसके लिए गुड्स है। उसी तरीके से अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो उस इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो सब उसके लिए गुड्स है। अगला एग्जांपल देखो, फॉर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ फर्नीचर। अगर आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस है, अगर आप खुद ही फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करके बेचते हो तो उस केस में जो वुड होगा वो आपके लिए गुड्स होगा। वुड आपका रॉ मटेरियल होगा और उस वुड से आप फिनिश गुड तैयार करोगे। ऊपर जो हमारा पहला एग्जांपल था वहां पर बात हो रही थी फर्नीचर डीलर की, जो बना बुना फर्नीचर परचेस करता था और उसको आगे सेल कर देता था। तो फर्नीचर डीलर हमारा ट्रेडर था। जबकि तीसरे एग्जांपल के अंदर हमारा फर्नीचर मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस है। तो यहाँ पर जो वुड है वो बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल कहलाएगी और रॉ मटेरियल हमारा गुड्स होता है। तो समझ में आ गया। गुड्स का मतलब क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। तो स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। तो अब ये स्टॉक होता क्या है? स्टॉक मींस दोज गुड्स। तो देखो स्टॉक भी गुड्स ही होता है, स्टॉक कोई अलग चीज नहीं है। स्टॉक का मतलब भी गुड्स ही है, लेकिन यहाँ पर स्टॉक का मतलब क्या होता है? स्टॉक का मतलब गुड्स का वो हिस्सा जो ईयर एंड पे हमारे पास अनसोल्ड बच जाता है। स्टॉक मीन्स दोज गुड्स which are purchased for sale but lying unsold at the end of accounting period। स्टॉक का मतलब गुड्स, लेकिन वो वाले गुड्स जो आपके ईयर एंड पे अनसोल्ड रह जाते हैं। ईयर एंड का मतलब है एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। हमारे अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग पीरियड का एंड कब होता है? 31 मार्च। 1 अप्रैल को हमारे अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है और 31 मार्च को अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है। तो जो भी गुड्स हमारे 31 मार्च को अनसोल्ड रह जाते हैं उन गुड्स को हम स्टॉक कहते हैं। तो समझ में आ रही है आपको बात? स्टॉक इज अ टेंजिबल एसेट शोन इन बैलेंस शीट एज अ करंट एसेट। तो स्टॉक हमारा टेंजिबल एसेट होता है। स्टॉक हमें दिखाई देता है, हम स्टॉक को टच कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट क्या होता है ये तो आपको पता है। एज शोन इन बैलेंस शीट, तो एसेट है तो बैलेंस शीट में तो शो होगा ही होगा। एज अ करंट एसेट, तो करंट एसेट क्या होता है ये भी हमें पता है। तो स्टॉक जो है वो हमारा करंट एसेट होता है जो कि हमारे बैलेंस शीट में शो होता है। इट इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। अब इस लाइन को छोड़ दो, थोड़ी देर में बताता हूँ। आगे देखो, स्टॉक में भी क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक जो है हमारे पास दो टाइप का होता है, एक क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? ऐसा स्टॉक जो हमारे पास बच जाए अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। स्टॉक इन हैंड, जो हमारे हाथ में स्टॉक बच जाए एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होने के टाइम पे जो स्टॉक बच रहा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। अब इसी तरह ओपनिंग स्टॉक क्या होता है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा। अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में जो स्टॉक हमारे हाथ में होता है वो स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। stock in hand in the beginning of accounting period, in other words it is stock in hand at the end of the previous accounting period। अब इसका क्या मतलब है तो इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर देखो एक शॉप है, यहाँ पर बिजनेस हो रहा है। तो ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है 15 जुलाई 2021 को। अब मुझे बताओ 15 जुलाई 2021 कौन से अकाउंटिंग पीरियड में आता है? तो सीधी बात है, अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है 31 मार्च। 15 जुलाई 2021 का मतलब है अकाउंटिंग पीरियड 2021-22। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है AY 2021-22। तो ये AY का मतलब क्या होता है? AY का मतलब होता है अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 15 जुलाई 2021 हमारे अकाउंटिंग ईयर 21-22 के अंदर आती है। नीचे देखो एक टाइम स्केल बना हुआ है जो कि स्टार्ट है 1 अप्रैल 2021 से, और ये 2021-22 का अकाउंटिंग ईयर है जो कि एंड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक हमारा स्टार्ट होगा अकाउंटिंग ईयर 2022-23। तो इस टाइम स्केल के अंदर हमारे पास दो अकाउंटिंग ईयर है। सबसे पहले बात करते हैं हम अकाउंटिंग ईयर 2021-22 की। तो 2021-22 अकाउंटिंग ईयर के अंदर हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ है 15 जुलाई 2021 को। तो 15 जुलाई 2021 से लेके 31 मार्च 2022 के टाइम पीरियड में हमने कुछ गुड्स को परचेज करा और कुछ गुड्स को सेल करा।
तो हमने कितने गुड्स परचेज करे और कितने गुड्स सेल करे उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। इस टाइम पीरियड के अंदर हमने 5000 यूनिट्स के गुड्स खरीदे और 4000 यूनिट्स के गुड्स सेल करे, तो हमारी परचेज कितनी है 5000 यूनिट्स। तो बिजनेस के अंदर 5000 यूनिट्स के गुड्स आए जिसमें से 4000 यूनिट्स के गुड्स बिक गए, लेकिन 31 मार्च 2022 को हमारे पास 1000 यूनिट्स के गुड्स बचे हुए हैं जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक का नाम देंगे। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब गुड्स का वो पार्ट जो ईयर एंड पे अनसोल्ड रह गया। तो यहाँ पर 5000 यूनिट में से 4000 यूनिट तो बिक गया, लेकिन 31 मार्च 2022 को 1000 यूनिट हमारा बच गया जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। अब मुझे बताओ हमने 31 मार्च को ही क्यों क्लोजिंग स्टॉक निकाला, कोई और डेट पे क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हमारा 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा था। 1 अप्रैल यानी 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल जो आएगा अगला दिन आएगा, अगले दिन की सुबह से हमारा नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल 2022 को हम अकाउंटिंग ईयर 22-23 के अंदर काउंट करेंगे। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मान लो आपने रात को 10 समोसे मंगाए जिसमें से आपने रात में 6 समोसे खाए और बाकी बचे हुए 4 समोसों को आपने फ्रिज में रख दिया। अब अगले दिन आपको भूख लगी सुबह सुबह तो आपने फ्रिज से समोसे निकाले, तो बताओ फ्रिज के अंदर से कितने समोसे निकलेंगे? तो सीधी बात है फ्रिज के अंदर से 4 समोसे निकलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने रात को फ्रिज के अंदर 4 समोसे रखे थे। तो जितने समोसे आप रात को रखोगे अगले दिन सुबह उतने ही तो निकलेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि रात को आपने 4 रखे थे और सुबह 5 निकल जाएं या सुबह 3 निकल जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर मान लो वो जो रात है वो रात 31 मार्च की रात थी, 31 मार्च की रात को आपने 4 समोसे फ्रिज में रखे, बताओ 1 अप्रैल की सुबह फ्रिज के अंदर से कितने समोसे निकलेंगे? 4 ही समोसे निकलेंगे ना। तो 31 मार्च की रात हमारा अकाउंटिंग ईयर 21-22 था, जबकि 1 अप्रैल की सुबह हमारा अकाउंटिंग ईयर 22-23 है। तो 31 मार्च की रात को हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक था 4 समोसे जिसको हमने फ्रिज में रख दिया। तो 1 अप्रैल की सुबह हमारे पास ओपनिंग स्टॉक निकल के आएगा 4 समोसे, तो रात को जो बचेगा वही तो सुबह निकलेगा। तो सिंपल सी बात है। तो इसी को हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कहां से आता है? रात के क्लोजिंग स्टॉक से। पिछले ईयर के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वही तो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा। समझ में आ रही है आपको बात? तो 31 मार्च 2022 को जब क्लोजिंग स्टॉक के नाम पर हमारे पास 1000 यूनिट बचे थे, तो अगले दिन 1 अप्रैल की सुबह भी तो गोडाउन में 1000 यूनिट ही पड़े होंगे। 31 मार्च को जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वही क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग स्टॉक बनेगा। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि अकाउंटिंग ईयर 22-23 में आपका ओपनिंग स्टॉक कितना था, तो आप कहोगे 1000 यूनिट। अब अगर मान लो आपको 31 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक ना पता होता, सिर्फ 1 अप्रैल 2022 का ओपनिंग स्टॉक पता होता, अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही बताया जाए कि 2022-23 के अकाउंटिंग पीरियड के अंदर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 यूनिट, और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ 2021-22 का यानी पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक कितना था, तो आप बता पाओगे? जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वही हमारे लिए इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक है वही हमारा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा। ओपनिंग स्टॉक तो तभी आएगा ना जब कुछ क्लोजिंग में बचा होगा। तो जब हमें 22-23 का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1000 यूनिट, तो हम आराम से कह सकते हैं कि 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक भी 1000 यूनिट होगा। जितना हमारा करंट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग स्टॉक है वही हमारा प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग स्टॉक था 1000 यूनिट, और 22-23 में हमने 4000 यूनिट और परचेज करा, और 22-23 में हमारी सेल हुई 2000 यूनिट। तो बताओ 22-23 के ईयर एंड में हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा? 22-23 में हमारे पास 1000 का ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था, प्लस हमने इस साल 4000 यूनिट और परचेज करा, तो टोटल हमारे पास 5000 यूनिट हो गया 22-23 में, जिसको हमें सेल करना है। लेकिन इस 5000 में से सिर्फ 2000 यूनिट सेल हो पाया, तो बताओ बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस बचेगा 3000 यूनिट। 5000 में से 2000 चला गया, 3000 रह गया। तो 31 मार्च 2023 को हमारे पास 3000 का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, और यही 3000 का क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ अकाउंटिंग ईयर 23-24 का ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? तो आप आराम से बता दोगे। हमारे पास अकाउंटिंग ईयर 22-23 का क्लोजिंग स्टॉक है 3000, तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी 3000 ही होगा। तो 23-24 का ओपनिंग स्टॉक वही होगा जो 22-23 का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लियर हो रहा है आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अब देखो यहाँ पर एक और चीज देखो, हमने 22-23 का ओपनिंग स्टॉक निकाला, 23-24 का ओपनिंग स्टॉक निकाला, तो हमने 21-22 का ओपनिंग स्टॉक क्यों नहीं निकाला? क्या 21-22 का ओपनिंग स्टॉक हम निकाल सकते थे? पॉसिबल था? तो बिल्कुल नहीं। 21-22 का ओपनिंग स्टॉक आप कैसे निकाल लेते? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वही हमारे नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो 21-22 का ओपनिंग स्टॉक निकालना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही 15 जुलाई 2021 से हुआ है। 1 अप्रैल 2021 को हमारा बिजनेस ही नहीं था। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है। 20-21 में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वही तो 21-22 के लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो 20-21 में हमारे पास बिजनेस ही नहीं था, तो 20-21 का क्लोजिंग स्टॉक कहां से आएगा?
और जब 20-21 का क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं आएगा तो 21-22 का ओपनिंग स्टॉक भी कहां से आ जाएगा? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो ओपनिंग स्टॉक होने के लिए क्लोजिंग स्टॉक भी तो होना चाहिए। अगर किसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर क्लोजिंग स्टॉक 0 है, इसका मतलब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में उसका ओपनिंग स्टॉक भी 0 होगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई थी। इन अदर वर्ड्स, इट इज स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में जो आपके पास स्टॉक इन हैंड था यानी क्लोजिंग स्टॉक था, वही आपका नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो ओपनिंग स्टॉक का मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लियर हो गया? अब इसी बात को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर देखो, वही पीछे वाले टाइम स्केल को यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे पास अकाउंटिंग ईयर 21-22 के अंदर कॉस्ट प्राइस है 10 रुपए पर यूनिट। जो गुड्स हम परचेज कर रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपए पर यूनिट है। तो यहाँ पर हमारे पास 21-22 में क्या कोई ओपनिंग स्टॉक था? मैंने अभी आपको दिखाया कि हमारे पास 21-22 में कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं था, और क्यों नहीं था ये भी बता दिया। तो 21-22 में हमारे पास 0 ओपनिंग स्टॉक था और हमने 5000 यूनिट्स की परचेज करी थी और 4000 यूनिट्स की सेल करी थी। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ओपनिंग स्टॉक आपका 0 यूनिट था। 21-22 के अंदर आपने 5000 यूनिट्स की परचेज करी थी और 4000 यूनिट्स की सेल करी थी। अब देखो, जहां पर भी सेल वर्ड का इस्तेमाल करा जाता है तो सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल वर्ड के अंदर हमेशा प्रॉफिट इंक्लूड होता है। अगर जब भी बोला जाएगा सेलिंग प्राइस, इसका मतलब इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि 4000 यूनिट सेल करे गए। अब अगर हम सेल बोल रहे हैं तो सेल का मतलब है कि हम प्रॉफिट जोड़कर बता रहे हैं, जबकि हमें अभी देखना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल तो हम निकाल के आ चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट सेल हमने निकालना सीख लिया। अब दूसरी चीज हम देख रहे थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो गुड्स जो सोल्ड हो चुके हैं उसकी कॉस्ट हमें निकालनी है। समझ में आ रही है आपको बात? जो सामान बिक चुका है, 4000 यूनिट यहाँ पर सेल हुए थे अकाउंटिंग ईयर 21-22 के अंदर, इस 4000 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी? अगर हम सेल्स बोलते हैं तो उसका मतलब वो सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग ने सेल वर्ड का ना इस्तेमाल करते हुए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का इस्तेमाल करा, यानी वो गुड्स जो आपके सेल हो चुके हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी ये आपको पता लगाना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 4000 यूनिट है। ये वही है जितने का सामान हमने बेचा। 5000 में से 4000 यूनिट हमारे बिक गए, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगा। तो 4000 यूनिट का हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा 1000। तो हमने यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स के अंदर निकाला। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप इस क्लोजिंग स्टॉक को रुपीस के अंदर निकाल सकते हो, तो यहाँ पर बिल्कुल हम इसको रुपीस के अंदर भी निकाल सकते हैं। हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है 10 रुपए पर यूनिट, यानी हमने जितने भी यूनिट परचेज करें उन सब की पर यूनिट कॉस्ट 10 रुपए है। तो यहाँ पर हमने 5000 यूनिट परचेज करे थे, तो एक यूनिट 10 रुपए का है, तो 5000 यूनिट हो गए 50,000 के। उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 4000 यूनिट हमने सेल करे थे, एक यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपए, तो 4000 इंटू 10 40,000 आ गया। तो 40,000 रुपए हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर कभी भी प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होता। यहाँ पर 40,000 का मतलब हो गया कि हमने 40,000 रुपए की कॉस्ट का सामान बेचा, तो 50,000 में से 40,000 का सामान बिक गया। अब बचा कितने का? 10,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया हमारा 10,000 रुपए। आपने इसको रुपीस में भी निकाल लिया और यूनिट्स में भी निकाल लिया। अब इसी तरीके से अकाउंटिंग ईयर 22-23 को देखो, यहाँ पर भी हमारा कॉस्ट प्राइस 10 रुपए पर यूनिट ही दे रखा है। इस बार हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी था, जो पिछले ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारे पास इस साल का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो 1000 यूनिट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, इस साल हमने परचेज करे 4000 यूनिट। इस साल की कॉस्ट भी 10 रुपए पर यूनिट ही है, तो 4000 इंटू 10 करेंगे 40,000 आएगा। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 1000 था, जिसके अंदर 4000 यूनिट्स की परचेज ऐड हो गई, तो टोटल हमारे पास 5000 यूनिट हो गए। इस 5000 में से 2000 यूनिट सेल हो गए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 2000 यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट है 10 रुपए, तो 2000 की हो गई 20,000 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गया। और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या निकल के आएगा? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आ रही है आपको बात? तो क्लोजिंग स्टॉक को हम यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं और रुपीस में भी निकाल सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, अकाउंटिंग ईयर 21-22 में अब हम रुपीस में बात करेंगे। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था नील, जबकि परचेज थी 50,000 रुपए की, इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है हमारे पास 40,000 का, प्लस क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 10,000 का। अब ये क्या है? ये एक नई इक्वेशन कहां से आ गई? तो ध्यान से सुनो, अगर हम ओपनिंग स्टॉक और परचेज को ऐड करते हैं तो इसको मिलाकर हम बोलते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में हमारे पास इतने गुड्स सेल करने के लिए पड़े हुए हैं, तो इसमें तो कुछ गलत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज को मिला के हम यही बोलेंगे, हमारे पास 21-22 के अंदर 50,000 का सामान पड़ा हुआ है जिसको हमें सेल करना है, जिसमें से हमने 40,000 का सामान सेल कर दिया, जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहलाता है। अब बताओ, 50,000 में से 40,000 का सामान बिक गया, तो बैलेंस कितना बच गया? 10,000। तो 10,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन मैच हो रही है आराम से। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। अगले साल को देखो, अकाउंटिंग ईयर 22-23 में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था 10,000 रुपए का, प्लस हमने 40,000 की परचेज करी थी, तो टोटल हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल था 50,000। 50,000 का गुड्स हमारे पास इस साल बेचने को था, जिसमें से हमने 20,000 का गुड्स सेल कर दिया, तो बैलेंस कितने का क्लोजिंग स्टॉक बचेगा? 30,000 का। इक्वेशन समझ में आ रही है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो अब तो क्लियर है? आप समझ में आ रहा है? तो इतना तो मैं मान के चलूं ना कि आपको ये बेसिक इक्वेशन का प्लस माइनस लेफ्ट और राइट करना आता है।
आप लेफ्ट को अगर राइट में ले जाओगे तो हमारा साइन बदल जाता है, इतनी बात तो आपको पता है। मैंने आपको इसका सारा लॉजिक बता दिया। आप किसी भी साइड इक्वेशन को घुमा के देख लो, कोई भी एग्जांपल में फिट करके देख लो, आपकी ये इक्वेशन मैच हो जाएगी। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा और घुमाते हैं और थोड़ा बहुत आगे पीछे करते हैं तो इससे हमारे पास कुछ और नई इक्वेशन बन के आ जाती है। यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन थी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारी इक्वेशन थी। अब अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और घुमाते हैं, सबसे पहले नीचे देखो क्लोजिंग स्टॉक वाली इक्वेशन को देखो, ये तो आपको समझ में आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम शॉर्ट में सीओजीएस बोलते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में अगर हम परचेज को ऐड करें और सीओजीएस को माइनस करें तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ये तो आराम से क्लियर है आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप सीओजीएस वाले को देखो, सीओजीएस कैसे निकालेंगे, अगर ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड करेंगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमारा सीओजीएस आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास 22-23 में 1000 यूनिट, परचेज कितना करा हमने 4000 यूनिट, टोटल हो गया 5000 यूनिट, जिसमें से हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कितना बचा था 3000 यूनिट। तो 5000 में से 3000 लेस करेंगे कितना आएगा 2000 यूनिट, और 2000 यूनिट क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो समझ में आ रहा है आपको, आप इसको चाहे यूनिट्स में निकालो चाहे रुपीस में निकालो, निकालेंगे कैसे ये बात मैंने आपको बता दी। तो ये कुछ भी नहीं है, बस इक्वेशन को हम आगे पीछे कर रहे हैं। इसी तरीके से आप ओपनिंग स्टॉक भी निकाल सकते हो। ओपनिंग स्टॉक कैसे निकलेगा, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज। तो समझ में आ रही है आपको बात, परचेजेस भी निकाल सकते हैं हम, सीओजीएस प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, हमारा परचेजेस आ जाएगा। तो कुछ भी हमने अलग नहीं करा, बस एक ही इक्वेशन पकड़ी और उसी को आगे पीछे घुमा रहे हैं। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको बहुत बेसिक बात बताई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेके। अभी इसके अंदर हम कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी ऐड करते हैं, वो बात की बात है, बाद में बताऊंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से ऐड करा जाता है, वो बात के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको इतना समझ में आ गया तो काफी है, 80% काम हो चुका है, बस 20% रह गया। अब देखो आगे एक और बात देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के स्टॉक होते हैं। पहला होता है हमारे पास स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दूसरा होता है हमारे पास स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, और तीसरा होता है हमारे पास स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अगर मैं पहले 2 टाइप की बात करूं तो पहले 2 टाइप के स्टॉक जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास होते हैं, जबकि जो हमारे पास तीसरा टाइप है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो मैन्युफैक्चरर के पास भी होता है और ट्रेडर के पास भी होता है। तो सबसे पहले तीसरे वाले को ही देख लेते हैं, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का मतलब वो सामान जो बन के तैयार है। तो यहाँ पर फिनिश गुड्स का स्टॉक किसके पास हो सकता है, मैन्युफैक्चरर के पास भी हो सकता है और ट्रेडर के पास भी हो सकता है। तो जो फिनिश गुड्स हमारा ईयर एंड पे अनसोल्ड बच जाएगा वो हमारे लिए स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहलाएगा। तो फिनिश गुड्स का स्टॉक ट्रेडर के पास भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरर के पास भी हो सकता है। लेकिन जो पहले 2 टाइप के स्टॉक हैं वो आपको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ही देखने को मिलेंगे। पहला क्या है हमारे पास, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपके पास रॉ मटेरियल भी होगा, और ये जरूरी थोड़ा है कि जितना रॉ मटेरियल आप परचेस करके लाओ उतना सारा का सारा रॉ मटेरियल ईयर एंड होने से पहले पहले आपके फिनिश गुड्स के अंदर इस्तेमाल हो जाए। हो सकता है ना ईयर एंड पे आपके पास रॉ मटेरियल बच जाए जो अभी सिर्फ रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ईयर एंड पे हमारे पास रॉ मटेरियल बच सकता है। तो जो रॉ मटेरियल हमारे पास ईयर एंड पे बच जाएगा वो हमारा रॉ मटेरियल का स्टॉक कहलाएगा। अगर मैं आपको फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का एग्जांपल दूं तो फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जो वुड होता है, लकड़ी होती है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि ईयर एंड पे सारा ही वुड फर्नीचर बनने के लिए प्रोसेस में चले जाए। बहुत सारा वुड ईयर एंड पे बचा भी होता है, एज इट इज पड़ा होता है, तो वो जो ईयर एंड पे रॉ मटेरियल बचेगा वो हमारे लिए स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहलाएगा। इसी तरीके से होता है हमारा वर्किंग प्रोग्रेस। अगर हम वर्किंग प्रोग्रेस की बात करें, वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब रॉ मटेरियल को अगर आगे प्रोसेस में डाल दिया जाए तो वो हमारा वर्किंग प्रोग्रेस कहलाता है। ऐसा काम जो प्रोग्रेस में है लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है, इसको हम सेमी फिनिश गुड्स भी बोलते हैं। ऐसे गुड्स जो प्रोग्रेस में हैं, प्रोसेस में जा चुके हैं लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए, यानी पार्टली फिनिश गुड्स भी बोल सकते हो, सेमी फिनिश गुड्स भी बोल सकते हो। अगर वुड हमारे लिए रॉ मटेरियल था तो वुड से जब फर्नीचर बनना स्टार्ट हो जाता है, आधा काम हो जाता है। यहाँ पर देखो चेयर बनाई जा रही है लेकिन अभी इसके लेग्स को जोड़ा जा रहा है, यानी चेयर आधी बनी है और हमारा ईयर एंड हो गया। तो हो सकता है ना हमारे पास ईयर एंड पे कुछ गुड्स रह जाए जो कि वर्किंग प्रोग्रेस में है, यानी जो सेमी फिनिश्ड कंडीशन में है। तो यहाँ पर ये आधा अधूरा काम जो कि ना ही रॉ मटेरियल है और ना ही फिनिश गुड्स है, तो बीच में बच गया ये वर्किंग प्रोग्रेस। वर्किंग प्रोग्रेस को हम WIP भी बोलते हैं, तो आप इसको WIP भी बोल सकते हो। तो वर्किंग प्रोग्रेस की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, इट इज वैल्यूड एट एन एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, कॉस्ट ऑफ लेबर, अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इज पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। तो क्या बोल रहा है ये, कि अगर आपको वर्किंग प्रोग्रेस के अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, आपको 3 चीजों को जोड़ना है, एग्रीगेट करना है। पहला हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जितना सामान इसमें लगा उसकी कॉस्ट। दूसरा हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ लेबर, ये जो लेबर फर्नीचर को बना रहा है, चेयर को बना रहा है, ये भी तो पैसा लेगा, तो इसकी जो लेबर की कॉस्ट होगी वो भी ऐड होगी। और तीसरा होगा हमारा अदर प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके अलावा कुछ अगर और भी कॉस्ट लगती है,
पावर की, फ्यूल की, यहाँ पर जो है फेविकॉल की कॉस्ट लगेगी, उसके बाद इसको पॉलिश भी करा जाएगा, पॉलिश की कॉस्ट लगेगी। तो मटेरियल और लेबर के अलावा प्रोडक्शन के अंदर जितनी भी कॉस्ट बच जाती है उसको हम अदर प्रोडक्शन कॉस्ट बोल देते हैं। तो अगर हम WIP के कॉस्ट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को ऐड कर देंगे, जितना रॉ मटेरियल अभी तक इस्तेमाल हुआ है। हो सकता है चेयर के सिर्फ 3 ही लेग्स बने हो, चौथा लेग तैयार ना हुआ हो, तो उस केस में हम 3 लेग के ऊपर जितना वुडन लगाए, जितना रॉ मटेरियल लगाए, हम सिर्फ उतनी ही कॉस्ट को लेंगे। जितना रॉ मटेरियल अभी तक यूज हो चुका है उतने ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट आप लोगे। साथ में आप ऐड करोगे कॉस्ट ऑफ लेबर, जितना लेबर अभी तक पैसा ले चुका है उतनी कॉस्ट आप ऐड कर दोगे। यानी यहाँ पर सारा काम प्रपोर्शन में करा जा रहा है, और जितना अदर प्रोडक्शन कॉस्ट अभी तक लग चुकी है उतना आप ऐड कर दोगे। सपोज एक चेयर बनाने के लिए 50 रुपए फेविकॉल लगता है और अभी हाफ चेयर बनके तैयार हुई है, इसका मतलब अभी सिर्फ 25 रुपए फेविकॉल लगा है, तो अभी यहाँ पर आप सिर्फ 25 रुपए ऐड करोगे। तो जितना काम हो चुका है और उतने काम में जितनी कॉस्ट लग चुकी है आप सिर्फ उतनी कॉस्ट को लोगे। प्रपोर्शन बेसिस पर यहाँ पर WIP की कॉस्ट निकाली जाएगी। अब वो कैसे निकाली जाएगी, यहाँ पर वैल्यूएशन कैसे होगा WIP का, वो हम बाद में देखेंगे, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का काम है। अभी तो हम सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस का मतलब होता है पार्टली फिनिश गुड्स या फिर सेमी फिनिश गुड्स। उसके बाद जब ये WIP हमारी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे टेबल, चेयर, फर्नीचर, अलमीरा सब बनकर तैयार हो गए, तो ये हमारा फिनिश गुड्स कहलाएगा। तो समझ में आ गया आपको? 3 टाइप के स्टॉक होते हैं हमारे पास, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। आप देखो यहाँ पर ये एक लाइन रह गई थी, इट इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको हम मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं, विच एवर इज लोअर। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आप स्टॉक को किस वैल्यू पे लिखोगे। क्या हम स्टॉक को कॉस्ट वैल्यू पे लिखेंगे या हम स्टॉक को नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लिखेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि आप स्टॉक को किस वैल्यू पर लिखोगे। तो उसके लिए हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि हम ईयर एंड पे स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों में से जो लोअर होगी उस पर लिखेंगे। तो हमने गुड्स को भी देख लिया, स्टॉक को भी देख लिया, COGS कैसे निकालते हैं ये भी देख लिया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके अंदर हमने नेट सेल कैसे निकाली जाती है वो भी समझ लिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है वो भी समझ लिया। अब अगर हम नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें तो हमारा निकल के आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 10,000 का आपका सेलिंग प्राइस था, जिसमें से आपने माइनस करा अपना कॉस्ट प्राइस जो कि आपका 6,000 है। अब बैलेंस बच के आएगा आपका प्रॉफिट जो कि आपका 4,000 है। तो नेट सेल माइनस COGS निकल के आता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है तो इसको हम देखेंगे अपने आगे के चैप्टर्स के अंदर जब हम फाइनल अकाउंट का चैप्टर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई।